Good evening, students. This is the overview and the introduction to the Unix. So, the Unix is an operating system which starts when you turn on your computer and runs underneath all the programs. Without it, nothing would happen at all. Means that जब भी आप अपना कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले जो लोड होता है उसमें वो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंडर आपके सारे सॉफ्टवेयर जो है वो चल रहे होते हैं. इन सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो उसको एक मैनेजर की तरह डील किया जाता है. जैसे मैनेजर के पास ओवरऑल कंट्रोलिंग की फैसिलिटीज होती हैं और उसने वो सारी फैसिलिटीज देखनी होती है तो उसको डीलिंग उसमें करनी पड़ती है. जैसे इसमें सीपीयू है, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, मल्टीपल रिसोर्सेज आप यूज करते हो तो सबको मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. जो मेजर इसकी कैपेबिलिटीज हैं कि इसने काम कौन कौन से परफॉर्म करने होते हैं. फर्स्ट, जैसे जितना भी हार्डवेयर आपका अटैच हुआ है उसकी कंट्रोलिंग फिगर इसने देखनी है. जितनी इसके अंदर आप एप्लीकेशन चला रहे हो, जैसे कोई भी एमएस ऑफिस के कंपोनेंट्स हैं, कॉरल ड्रॉ है, एडोब फोटोशॉप है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो, ओरेकल यूज कर रहे हो, या फिर कोई वेब ब्राउजर्स, इंटरनेट की फैसिलिटीज आप यूज कर रहे हो, कोई गेमिंग कंसोल्स यूज कर रहे हो, जितनी भी तरह की कोई रनिंग एप्लीकेशंस है वो भी इसने हैंडल करनी होती है. आफ्टर दैट जितनी भी आप इसके अंदर फाइल्स बनाते हो, डेटा डालते हो, सेव करते हो, परमानेंटली प्राइमरी मेमोरी में जाता है या जिसमें भी आप सेव करना चाहते हो सेकेंडरी मेमोरी में मूव करना है, कॉपी करनी, डिलीट करनी, रीनेम करनी. जो हमने विंडोज के अंदर भी फंक्शन चलाए थे उन सब की कैपेबिलिटीज ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ही होती है. सो जितनी भी अथॉरिटीज भी देनी है इसी ने आपको देनी है. अगर जैसे हमने डॉस में भी चलाया था कि उसमें कमांड्स में भी यूटिलिटी फाइल्स हैं, एक्सटर्नल कमांड्स में है अवेलेबिलिटी, तो आप उसके थ्रू भी काम जितना भी था, जैसे स्कैन डिस्क थी, चेक डिस्क थी, मूव था, एक्स कॉपी है, जितने भी ऐसी यूटिलिटी फाइल्स के साथ वर्किंग करती हैं वो भी काम इसमें यूनिक्स में ही इजीली हो जाता है. आफ्टर दैट जो यूनिक्स की हिस्ट्री है कि यूनिक्स बनी कब थी. यूनिक्स जब बनी थी ये लेट 1960 में ओरिजिनल यूनिक्स आपकी बनाई गई थी. द पर्सन नेम इज द केन थॉमसन और बेल लेबोरेटरीज में इसकी जो है प्रॉपर कोडिंग की गई थी और उसी में बनाई गई थी. जो अभी भी हमारा बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, ऑथेंटिकेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है. जैसे इसमें शेल्स अवेलेबल है, अलग अलग शेल में अलग अलग काम कर सकते हो आप. उसमें आप यूजर नेम बना सकते हो, एडमिन कंट्रोल लगा सकते हो, एडमिन फैसिलिटीज देता है, आगे उसने अथॉरिटीज देनी होती हैं. सो सारा काम इसमें फिर इजीली हो जाता है और वो पर्सन कर सकता है जिसको पूरी इसकी नॉलेज होगी. क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए हमें टेलनेट का कनेक्शन चाहिए होता है और टेलनेट के कनेक्शन के लिए जैसे आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पहले इंटरनेट के कनेक्शन अवेलेबल है ना, वही टेलनेट का कनेक्शन देते हैं. और ये सिंगल हैंडेड कंप्यूटर घर पे नहीं चल सकते, सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में चल सकते हैं लेकिन ओरिजिनल नहीं चल सकता. ये नेटवर्किंग के एनवायरनमेंट में जैसे कंपनीज में चलते हैं, आप इंस्टीट्यूशंस में चला सकते हो, वहां पे चल सकते हैं. और उसके बाद फर्स्ट डेवलपमेंट 1960 में हो गई थी तो उसके बाद भी जो डेवलपमेंट हुई एज पर द शेल अवेलेबिलिटी भी हुई. तो आफ्टर दैट उसके बाद जो इसका प्रेडिसेसर बनाया गया लाइनक्स, वो बर्कली ने बनाया था सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन करके, क्योंकि मल्टीपल शेल्स आ चुके थे और काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था प्रोग्रामिंग फीचर का, तो फिर ये उसके साथ चलना शुरू हो गया था. नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जैसे विंडोज में हमने पढ़ा था मल्टी यूजर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, एक से ज़्यादा यूजर्स, एक से ज़्यादा काम आप एट ए टाइम परफॉर्म कर सकते हो. ये 30 ईयर्स पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, बट इसके वर्जन्स आज भी हमारे पास ऑथेंटिकेशन फील्ड में कहीं पे भी ख़त्म नहीं हुए. अगेन जिसको मशीन लैंग्वेज की नॉलेज है, बाइनरी लैंग्वेज की नॉलेज है, प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, ऑथेंटिकेशन पता है, वो इसको आज भी ब्यूटीफुली यूज करता है. और विंडोज के अंदर जो इसका एनवायरनमेंट चल रहा है इस टाइम पे 1.0 जो 1980s में रिलीज हुआ ना, 1990s में फिर जो रिलीज हुआ था 90s के अंदर 3.x की एक्सटेंशन फैमिली है जिसमें आप सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में कमांड्स लाइन इंटरप्रेटर चला सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर. उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इसमें चल सकती हैं, जैसे कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ओरिजिनल है तो उसमें जो एप्लीकेशंस है वो भी चलेंगी. और कमर्शियल अगर आपने डाली है जैसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन जिसमें
3D एप्लीकेशंस बनानी है, 4D 5D, कोई गेमिंग कंसोल, कैरेक्टर्स ऐसे बनाने हैं जैसे कार्टून कैरेक्टर्स भी आप देखते हो, माया है, वर्ड परफेक्ट है और बहुत सारी फ्री एप्लीकेशंस भी इसके अंदर चल जाती हैं। फ्री एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जितने भी प्रोग्रामिंग फीचर्स चलते हैं वो UMBC एक एप्लीकेशन है, फ्री ऑफ चार्ज आपको मिल जाएगी इंटरनेट से, आप भी डाउनलोड करके देख सकते हो, जिसमें प्रोग्रामिंग कोर्सेज भी अवेलेबल है और मेरी कोलैबोरेशन भी है इनके साथ। और इसके अंदर आप प्रोग्रामिंग भी सीख सकते हो, कंपाइलर इंटरप्रेटर भी यूज होते हैं, जैसे कोड लिखा तो पूरे कोड की अगर हमने एरर चेक करनी है, कोई एरर तो नहीं है क्योंकि ह्यूमन कोड होता है, उसमें सिंटेक्स एंड सिमेंटिक यूज होते हैं, तो ह्यूमन कोड भी साथ में चल रहा होता है और ह्यूमन ने लिखते वक्त कोई गलती तो नहीं की, तो एरर चेक करने के लिए, कंपाइल करने के लिए, उसको मशीन लैंग्वेज में इंटरप्रेट करने के लिए आपकी स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज से, तो फिर कंपाइलर और इंटरप्रेटर की हेल्प से उसको डील किया जाता है। कंपाइलर ने जो काम करना है इसके अंदर, वो काम करना है कि इसको उसने फुल फ्लेज प्रोग्राम को वन टाइम ही एरर बतानी, इंटरप्रेटर ने लाइन बाय लाइन बतानी है। और इसके साथ ही लाइनक्स का भी इन्वायरमेंट आप इसके साथ चला सकते हो, फ्री एप्लीकेशन UMBC में ही अवेलेबल है। एंड अनदर पार्ट इज द, इसके साथ रिसोर्सेज बहुत कम जो यूज पड़ते हैं क्योंकि ये ओल्ड फैमिली कंप्यूटर है, बेयरली रन होते हैं, बहुत कम लोग इसको रन करते हैं, बट जो रन करते हैं उनके पास क्योंकि अथेंटिक कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, शेल की कंट्रोलिंग फिगर होती है, तो उस रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक की ज़रूरत होती है और आप अपना अथेंटिक रोल इसमें प्ले कर सकते हो। इंटरनेट की जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, जितने भी आप वेब सर्वर्स देखते हो अपनी कंपनीज के, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के या कोई वेबसाइट्स के, अपाचे वेब सर्वर भी इसके साथ चलता है, बहुत सारे वेब सर्वर की एप्लीकेशंस भी यूनिक्स के थ्रू। So characteristics के बाद ये है हमारे parts of the Unix operating system. As per the operating system, kernel is the first part as per the structure of the Unix operating system. कर्नल जो होता है बेसिकली हार्ट ऑफ द एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्योंकि इसमें हर तरह की मेमोरी को डील करना होता है, सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो, कैश मेमोरी हो, कोई भी मेमोरी हो, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जितनी भी आप इसको देते हो डेली बेसिस के ऊपर, प्रोग्राम कोई भी शेड्यूल करते हो, कोई भी काम करते हो, तो इसलिए इसको हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है क्योंकि इसने सारे फंक्शंस प्रोवाइड करवाने हैं, हर एक की हैंडलिंग करनी है और बेसिकली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरमीडिएटर का काम जो है वो ये करता है एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद इसकी आते हैं शेल एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। शेल जो होते हैं, बहुत सारे शेल हैं, जैसे सी शेल है, कॉर्न शेल है, पॉन शेल है, जेड शेल है, बाश शेल है, जो मैं आपको अभी आगे जाके पढ़ाऊंगी। मल्टीपल शेल्स के अंदर अलग अलग काम होता है, किसी में हम सिर्फ कमांड्स चला सकते हैं, प्रोग्रामिंग चला सकते हैं, यूटिलिटी फाइल्स इसकी चला सकते हैं, अलग अलग लाइंस बेस्ड होती हैं। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में इसका चलना होता है ना, वो कर्नल की हेल्प से जो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट पे आप चला सकते हो। और इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर में बिल्ट इन सिस्टम यूटिलिटीज होती हैं, जैसे पाइप्स एंड फिल्टर्स आप लगा सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, एडिट की विंडो जैसे मैंने आपको डॉस में भी दिखाई थी, इसमें भी अवेलेबल होती है। यूटिलिटी फाइल्स उसकी एक्सटर्नल कमांड्स के थ्रू भी चलती है, इसमें भी चलती है। एंड इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने आजकल आप चला रहे हो या यूटिलिटीज जितनी भी चला रहे हो ऑलरेडी इसके अंदर चल रही है क्योंकि इसके शेल अलग अलग टाइप के काम तो करते ही रहते हैं। सो इसके अलावा स्ट्रक्चर में ये बेसिकली यूटिलिटीज और फाइल्स के लिए ज्यादा जो है इसकी कंपैटिबिलिटी होती है, जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल नहीं कर पाता एज पर द ऑथेंटिकेशन लेवल की। यूजर नेम और पासवर्ड उसमें होता है लेकिन इसमें एडमिन कंट्रोल विद द ऑथेंटिकेशन कंट्रोल विद द प्रिविलेज दिया जाता है, जो कि विंडोज में हम नहीं दे सकते। ये है फ्लेवर्स ऑफ द यूनिक्स कि कौन कौन से पार्ट यूनिक्स के मार्केट में अवेलेबल है या क्या आप यूज कर सकते हो। ओपन सोर्स भी होते हैं, प्रोप्राइटरी भी होते हैं। ओपन सोर्स होता है कि जो सब यूज कर सके, कोई उस पे पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज ना हो, पब्लिकली सारे स्टूडेंट कर सके। जैसे आपका एक सिलेबस होता है कि PGDCA में किसी ने भी आना है तो कभी भी आया है तो उसने ये सिलेबस ऑलवेज पढ़ना ही पढ़ना है, तो ये ओपन सोर्स है। प्रोस्पेक्टरी है जब कोई चीज के ऊपर असेस ऑथेंटिकेशन लगाई गई हो कि सिर्फ और सिर्फ वही यूजर्स देख सकते हैं जो कि इस एडमिन के साथ कंट्रोल में एंटर हुए हैं और वो काम कर सकते हैं जिसमें पासवर्ड लगे हुए हो। सो ओपन प्रॉस्पेरिटी के अंदर हमारे पास जो मार्केट में यूनिक्स के फ्लेवर्स चलते हैं वो है सोलारिस, एरिक्स एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि UMBC मेरी कोलैबोरेशन भी है यूनिवर्सिटी के साथ।
आइदर इंडिया में पढ़ो, यूके में पढ़ो, यूएसए में पढ़ो या ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी जाके पढ़ोगे तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अथेंटिकेशन ही मिलेगी और ऑलवेज आपको बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाएगा। ओपन सोर्स में जो होता है मॉडिफाई कुछ नहीं कर सकते, जो है एज इट इज आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे इसमें ओपन सोर्स में फ्लेवर्स जो यूज होते हैं इसके वो है फ्री बीएसडी, रेड हैट आपने सुनी होगी, जैसे एप्लीकेशंस भी रेड हैट की आजकल चल रही है, मेंडरेक है, डेबिन है, सूज है, स्लैकवेयर है एंड और भी बहुत सारे फ्री यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है एज पर कंट्रीज भी यूज किए जाते हैं। इसके अलावा लाइनक्स का कुछ बेस्ड चीजें आई थी जो 1991 में लिनस टॉर्वाल्ड्स की तरफ से जो है स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई थी और वो भी मैंने यूएमबीसी में ऐड कर दी है। एक जो इसका पार्ट है इंटरफेस का, यूएमबीसी के थ्रू भी हम कनेक्ट कर सकते हैं और यूएमबीसी में दो तरह के बूटेबल पीसीबल लगाए गए हैं, डुअल है कि एक में आप ओपन सोर्स दे दो, एक में आप प्रॉस्पेरिटी दे दो। जीजूआई एनवायरनमेंट है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, बच्चों ने कमांड चलानी है तो उनको ओपन सोर्स भी आप दे सकते हो, कमांड लाइन इंटरफेस में भी आप प्रॉस्पेरिटी सोर्स भी दे सकते हो कि स्टूडेंट जब लैब में एंटर हो उसको टाइमिंग दे दो 10 to 11, आइदर इन केस कि अगर स्टूडेंट 10:15 पे भी एंटर हुआ है तो उसकी लॉगिन डिटेल आ जाएगी और 11 बजे उसका टाइम आउट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट टाइम पे एंटर हुआ है तो उसकी टाइम पे एंट्री होगी। सबसे पहले टेलनेट का कनेक्शन जरूरी है यूनिक्स के लिए, उसके बाद आप रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे, जैसे एडमिन कंट्रोल मेरे हाथ में होगा तो रिमोट कंट्रोल मेरा होगा, रिमोट सर्वर टीचर का होगा और यूनिक्स सर्वर के साथ आप अटैच करोगे। आइदर इन द केस होम इंस्टॉल्ड इंफॉर्मेशन भी है मेरे पास और लैब इंफॉर्मेशन भी है जो कि आप यूएमबीसी का लिंक मैं आपको दूंगी, वहां पे जाके आप देख भी सकते हो जो प्रोग्राम अभी भी मेरे चल रहे हैं। सेम सर्वर के ऊपर मल्टीपल चीजें चलती हैं, कमांड लाइन भी चलती है, प्रोग्राम इंटरफेस भी चलते हैं, इसके मल्टीपल शेल्स भी चलते हैं, ग्लोबल लेवल पे भी चल जाती है ये, लोकल मशीन्स पे के ऊपर भी ये इसमें भी चला सकते हो। इसके अलावा जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है इसका, अगर लोकल इन्वायरमेंट पे हो आप तो आपको एक यूजर नेम पासवर्ड दे दिया जाएगा, आप लॉगिन स्क्रीन में एंटर करोगे यूजर नेम पासवर्ड के साथ। उसके बाद दो तरह के इन्वायरमेंट में देती हूँ, जीनोम एंड केडीई, उसमें आप एंटर जब भी करोगे, कपल ऑफ टाइम्स भी करोगे, मतलब मल्टीपल टाइम्स भी करोगे, तब भी आपका लॉगिन इन्वायरमेंट रिमोट कंट्रोल ही करवाएगा, उसमें टाइम सेव होता रहेगा, बट होना ऑलवेज विद द यूजर नेम एंड पासवर्ड है। इसके अलावा आप एंटर नहीं कर सकते। ये है जीनोम का एनवायरनमेंट, ऐसी स्क्रीन उसकी होती है। अब मैं एक एप्लीकेशन इसमें यूज करती हूँ जिसमें कि हम इसका पार्ट जो है वो केडीई का भी यूज करते हैं। इसके बाद कमांड लाइन इंटरफेस की बात करते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस में मैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगी कि कौन कौन सी कमांड्स हम यूनिक्स शेल में चला सकते हैं जो कि विंडोज के सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में भी चलती हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चलती हैं, यूनिक्स इटसेल्फ भी चला सकती है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ही एप्पल से भी बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन आइदर केस की मिथ है कि एप्पल सबसे बेटर है, बट यूनिक्स बहुत ज्यादा बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम है एज पर द एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दिस केस की कम्युनिकेशन करना हो, लोकल टर्मिनल ने करना हो, रिमोट सर्वर ने करना हो, कमांड लाइन इंटरफेस में भी ऐसी कमांड्स हैं। आप मेल भेज सकते हो, जैसे चैटिंग कर सकते हो, जैसे ऑनलाइन आप चैटिंग करते हो, कमांड्स के थ्रू भी चैटिंग इसमें हो जाती है। टाइम परमिशंस लगा सकते हो, रिमोट कंट्रोल वाले कुछ कमांड चलाते हैं, कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो सिर्फ लोकल वाला चलाता है। सो कमांड लाइन इंटरफेस में भी बहुत ज्यादा अथेंटिकेशन लेवल है। उसके अलावा ये इसका टर्मिनल है जिसके लुक इन पावर जस्ट जैसे डॉस की मैंने आपको दिखाई हुई है, हमने चलाई भी हुई है ना, तो ये वैसी ही होती है। इसके बाद जो यूएमबीसी का पार्ट चलता है कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में, यूनिक्स का पार्ट भी चल रहा है, उसमें अकाउंट क्रिएशन भी है, विंडोज में भी लॉगिन हो जाते हैं, हर जगह लॉगिन हो जाते हैं। और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो है वो लाइनक्स में भी पढ़ रहे हैं, नीचे मैंने लिस्ट दे दी है, आप इस लिंक को भी चेक कर सकते हो ऑनलाइन जाके, आपको लैब लोकेशन भी मिल जाएगी एचटीएमएल के थ्रू। आप इसको इंटरनेट के वेब सर्वर के ऊपर जाके एड्रेस बार में इस लिंक को डाल के असेस भी कर सकते हो, जो कि मेरा प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है विद द मल्टीपल यूनिवर्सिटीज। एंड अब बात करते हैं इसके शेल की, जो कि मैं स्टार्टिंग से आपको बोलती आ रही हूँ, और शेल इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हर तरह की फाइल डिस्क्रिप्शन है, फाइल्स हैं, पाइप्स हैं, फिल्टर्स हैं,
हर तरह का पार्ट जितना भी कर्नल ने हैंडल करना है, अलग अलग शेल्स भी हैंडल करते हैं। शेल मैंने आपको अभी पहले भी बताए थे, जैसे बॉर्न शेल है, सी शेल है, कॉर्न शेल है, बाश शेल है, जेड शेल है। बॉर्न शेल सबसे पुराना शेल है, जब यूनिक्स बनी थी तो तब भी ये ओरिजिनल शेल है। जो ओरिजिनल यूनिक्स चलती है वो इसी शेल के थ्रू चलती है। और जैसे डॉस में सी प्रॉम्प्ट आपको दिखता है, इसका डॉलर साइन होता है। 1977 में ये तो डेवलप हो गई थी। इसके बाद क्योंकि प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा आ गई थी, जनरेशन में भी हमने पढ़ा था, तो 1978 में सी प्रोग्रामिंग भी आ गई थी, फिर सी प्लस प्लस आई, सी हैश आई, सी डॉट नेट आई, एंड इवन दैट जितने भी सॉफ्टवेयर आप देखते हो उसका कोड भी डेवलपमेंट सी में ही किया जाता है। उसके बाद कॉर्न शेल डेवलप किया गया 1983 में, लेकिन इसमें क्या था कि बॉर्न शेल की कैटेगरी भी थी, बट इसका कोड जो लिखा गया था फिर प्रोग्रामिंग में लिखा गया था। बॉर्न शेल का कोड जो था टोटली कमांड लाइन इंटरफेस था, प्रोग्रामिंग नहीं थी उसमें। लेकिन कॉर्न शेल के अंदर चेंजेस की गई, अपडेशंस की गई, क्या उठाया गया, कमांड लाइन इंटरफेस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर, मतलब सी प्रोग्राम के अंदर उसका कोड डेवलप करके एक नया बॉर्न शेल बनाया गया, जिसमें आप मल्टीपल सी शेल के जो फीचर्स थे, इधर सी हैश है, सी नेट है, जो भी इसकी आपने प्रोग्रामिंग चलानी है किसी भी तरह की, तो वो कॉर्न शेल में चला सकते थे। जो बैश शेल है, ये बेसिकली बॉर्न शेल का ही प्रोनाउंसिएशन फीचर है। आइदर इन द केस ऑफ जीएनयू के प्रोजेक्ट में 1989 में भी ये यूज हो चुका है, और इसकी रिप्लेसमेंट बाद में कर दी गई थी। बैश, बैश इज द वर्ड डेवलप फ्रॉम द बॉर्न शेल, एंड बैकअप कंपैटिबिलिटी में ये अलग अलग प्रोग्रामिंग के साथ भी वर्क करता है, यूटिलिटी फाइल्स के साथ भी वर्क करता है, फिल्टर्स जो इसके पाइप हैं, स्ट्रक्चर है यूनिक्स की, सबके साथ ही इसकी बैश शेल की वर्किंग चलती है। और जो लेटर ऑन आया था सबसे बाद में शेल, वो था जेड शेल, जो प्रिंसटन ने 1990 में डेवलप किया था। इसकी एक्सटेंशन अभी भी बॉर्न शेल के अंदर चल रही है, जो कि विंडोज के एनवायरनमेंट में सिमुलेटेड एनवायरनमेंट चलाने के काम आता है। सो ये था हमारा टोटल ओवरव्यू ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। होप सो कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ जाएगी एज पर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू।